नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम टाइप्स फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यानी मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो मेरे टाइप्स हैं कि कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम किस लेवल पे मेरे यूजफुल है, हम वो डिस्कस करेंगे. देन इंफॉर्मेशन सिस्टम types for different levels of management. कितने टाइप्स हैं मेरे? 3 टाइप्स हैं. कितने टाइप्स हैं जी? 3 टाइप्स हैं. सबसे पहला है मेरा OSS, जिसकी फुल फॉर्म है ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम. सेकंड है मेरा MSS, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम. थर्ड है हमारा OAS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. ये 3 टाइप्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं. अब हमारे जो ये तीनों टाइप है, ये क्या बेसिकली कौन सा मेरा किसके लिए यूज होता है, तो हम कहेंगे जो मेरा OSS है, ये मेरे जितने भी डे टू डे मेरे ऑपरेशंस होते हैं. कौन से ऑपरेशंस होते हैं बेटा? डे टू डे ऑपरेशंस. बेसिकली ये मेरा जो OSS है, ये इंप्रूव करता है द ऑपरेशनल एफिशिएंसी. यानी जो मेरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, यानी ये मेरा डे टू डे ऑपरेशंस का है. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम की. मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट करता है जितने भी मेरे डिसीजंस होते हैं, मेरे मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं उनको सपोर्ट करता है. तो ये जो मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सपोर्ट करता है मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एंड OAS, यहाँ पे ये जितने भी मेरे ऑफिस ऑटोमेशन जो होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट राइटिंग, क्रिएशन, मैनेजमेंट, मैसेजिंग, ये जो जितनी भी चीजें होती हैं, जो मेरी बेसिक रूटीन चीजें होती हैं, वो मेरी ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में आती हैं. तो ये जो मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हेल्प करता है मेरे को, मुझे राइटिंग में, क्रिएटिंग में या क्रिएशन में, डॉक्यूमेंटेशन में एंड मैनेजिंग में, मैसेजिंग में, ये सब चीजें ये करता है. अब वन बाय वन मैं इन तीनों को डिस्कस करूंगी. इनके सब टाइप्स भी हैं, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगी OSS को, जिसकी मैंने फुल फॉर्म आपको बताई है ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम. फर्स्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, वही हम इसमें नोट करेंगे. सो नोट डाउन द OSS फर्स्ट पॉइंट. क्या है OSS का फर्स्ट पॉइंट? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिस्टम को इंप्रूव करना, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है. सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ OSS. Objectives of this system is to improve the operational
efficiency of the enterprise support for day-to-day operations। यानी ये जो मेरी कैटेगरी है ये डे टू डे ऑपरेशंस में है। इसके अंदर कितने टाइप्स आते हैं, अगर हम इसके एग्जांपल्स लें, टाइप्स लें, तो ओएसएस में आता है हमारा टीपीएस, सेकंड आता है एमआईएस एंड थर्ड आता है ईआरपी। अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, टीपीएस, एमआईएस एंड ईआरपी। सबसे पहला है हमारा टीपीएस। TPS. The full form of TPS is Transaction Processing System। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हमारा टीपीएस क्या करता है? टीपीएस हमारे जितनी भी मैनिपुलेशंस होती हैं, यानी मैनिपुलेशन डेटा फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इनको प्रोवाइड करता है हमारी टीपीएस। जैसे अगर मैं कहूँ डेटा को कैप्चर करना, प्रोसेस करना, जनरेट करना, ये सभी काम मेरे टीपीएस प्रोवाइड करता है। तो फुल फॉर्म है हमारी इसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स भी है हमारी, हम वन बाय वन सबको इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लिख लीजिए टीपीएस के बारे में कि टीपीएस क्या है। टीपीएस इज एन information system that manipulates data from business transaction and gives usable information। TPS is the fundamental requirement, जो मैंने अभी कहा आपको, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ MIS। अभी हम MIS के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिकली इट इज मतलब बॉटम जो हमारा लेवल होता है मैनेजमेंट का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीपीएस इसलिए टीपीएस has only internal information, hence solves only structured problems। एग्जाम्पल, टीपीएस कहाँ यूज होता है? जैसे होटल में बिलिंग के लिए, होटल बिलिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे टीपीएस होते हैं, ठीक है। एंड टीपीएस हमारा जो इन्वॉल्व, हमारे जो काम है टीपीएस में क्या क्या चीजें होती हैं वो नोट कर लीजिए। टीपीएस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ टीपीएस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देन टीपीएस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं हमारी जो टीपीएस हमारा करता है? एक्टिविटीज पहली है फर्स्ट, कैप्चर करना, यानी कैप्चरिंग डेटा टू ऑर्गेनाइज इन फाइल्स और डेटाबेस। कैप्चरिंग डेटा टू ऑर्गेनाइज इन फाइल्स और डेटाबेस, सबसे पहला। सेकेंड इज प्रोसेसिंग ऑफ फाइल्स या डेटाबेस यूजिंग
application software. Third is generating reports. Generating reports. Fourth is processing of queries. ये मेरी 4 एक्टिविटीज हैं टीपीएस की. ठीक है जी. अब बेसिकली अगर मैं कहूं टीपीएस मेरा किस तरीके से काम करता है तो वो मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ बहुत ही शॉर्ट एक डायग्राम के थ्रू. कंप्यूटर ट्रांजैक्शन हुई, डेटाबेस में वो ट्रांजैक्शन गई, साथ में प्रोसेसिंग के लिए गई. यानी यहाँ पे हमारा स्टोरेज हुआ उस ट्रांजैक्शन का और प्रोसेसिंग के लिए गई. प्रोसेसिंग में जो आउटपुट देना था वो आउटपुट दिया प्रोसेसिंग के बाद, एंड वो प्रोसेसिंग जो आउटपुट था वो एज अ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे स्टोर हो गया. ठीक है जी. ये तो मैंने आपको प्रॉपर बताया कि कंप्यूटर के थ्रू हमारी ट्रांजैक्शंस आई है. एक सिंपल फॉर्मेट में और मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी. सपोज कीजिए ट्रांजैक्शंस, कोई भी ट्रांजैक्शंस. अब वो ट्रांजैक्शंस कुछ भी हो सकती हैं. अब वो ट्रांजैक्शंस रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, परचेज, सेल्स, किसी भी चीज की ट्रांजैक्शन है उसकी प्रोसेसिंग होती है. ये बिल्कुल सिंपल मैं डायग्राम बना रही हूं ताकि आपको इजीली कंसिडर हो जाए. और ये जो प्रोसेसिंग है ये डेटा स्टोर होता है मेरा, यानी ये मेरा स्टोरेज ऑफ डेटा, यानी डेटा ऑफ स्टोरेज. अब ये जो प्रोसेसिंग का डेटा है ये आउटपुट आया. अब ये जो आउटपुट आया ये मेरी रिपोर्ट्स के फॉर्म में आएगा. यानी यहां से जो ट्रांजैक्शंस गई, ये ट्रांजैक्शन गई, रिसिप्ट्स गई, परचेज गई, सेल्स गई एंड पेमेंट्स गई, ये सारी मेरी ट्रांजैक्शंस गई. ये प्रोसेस हुआ, डेटा रिपोर्ट्स के रूप में तैयार हुआ और एज अ स्टोर भी हुआ. ये मेरा क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का डायग्राम है, टीपीएस का डायग्राम. ठीक है जी. ये मैंने आपके सामने अभी टीपीएस को डिस्क्राइब किया है. अब इनपुट, ये है मेरा इनपुट, ये है मेरा प्रोसेसिंग, ये है मेरी स्टोरेज एंड ये है मेरा आउटपुट. तो कुल मिला के मेरी कंटेंट 4 हो गए. कंपोनेंट की अगर बात करें हम टीपीएस के अंदर, तो टीपीएस के कंपोनेंट्स अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा और ये चारों कंपोनेंट एक्सप्लेन करने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट. इनपुट में क्या क्या चीजें होती है मेरी, सेल, परचेज, जर्नल एंट्रीज, ये सब चीजें. तो इनपुट, यहाँ पे हमारा इनपुट में एंड प्रोसेसिंग, जो मेरा इनपुट में डेटा होगा वो प्रोसेस होगा. देन स्टोर होगा टीपीएस के अंदर, जो मेरा डीबीएमएस होगा टीपीएस का वो स्टोर होगा और रिपोर्ट्स मेरी आउटपुट के फॉर्म में जनरेट होंगी. तो ये मेरे टीपीएस के कंपोनेंट्स हैं. इसके बाद हम कंटेंट लेते हैं फीचर्स ऑफ टीपीएस. इसके बाद हमारा कंसेप्ट है फीचर्स ऑफ टीपीएस. फीचर्स ऑफ टीपीएस. फर्स्ट हमारा फीचर कि मेरे को डेटा के लिए लार्ज वॉल्यूम का स्टोरेज चाहिए. तो स्टोरेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, पहला फीचर. दूसरा फीचर, रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए मेरे को प्रोसेस्ड जो ऑटोमेशन चाहिए, तो हम लिखेंगे रूटीन transactions are
प्रोसेस्ड ऑटोमेटिकली, जो जितने भी रूटीन की ट्रांजैक्शंस हैं ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड हो जाए, प्रोसेस्ड ऑटोमेटेड। थर्ड फीचर है इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर सिस्टम, यानी ये एक्ट करे बिल्कुल कि सोर्स ऑफ इनपुट हमें एक्ट करे किसी भी सिस्टम के लिए। अगर हमें कोई भी डेटाबेस चाहिए तो हम टीपीएस से ले सकते हैं। और रिड्यूस करता है वर्कलोड, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव, जो हमने सबसे पहले कहा कि ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, इम्प्रूव द एफिशिएंसी by automating the system। ये मेरा फीचर है टीपीएस का। अब हमारा नेक्स्ट जो कंटेंट है ओएसएस का है MIS। MIS हमारा सेकंड टॉपिक है, ओएसएस का सेकंड हमारा सेक्शन है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, जब हमारी बात आती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां पे एक जो डेटा आता है वो टीपीएस के थ्रू आता है, तो मीन्स जो मेरा जो रिजल्ट आता है वो प्रोड्यूस होता है टीपीएस के थ्रू। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेफिनेशन मैं सबसे पहले लिखवाऊंगी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहली चीज जो मैंने अभी अभी बताया कि ये मेरा नेक्स्ट टू टीपीएस है, तो हम नेक्स्ट टू टीपीएस है तो इसका मतलब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टीपीएस है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप यही लिखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए MIS is an extension of TPS, first part. Second content is MIS provides value added reports. MIS provides value added reports or outputs. In addition to routine and regular reports of TPS। अब ये जो है मेरा टीपीएस की एक जो हमारे टीपीएस में जो हमारे वैल्यू एडेड रिपोर्ट्स आते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, हमें MIS प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे MIS में है कि ये किनसे डील करता है, तो इट डील्स विद द इंफॉर्मेशन विच इज क्रिटिकल, कि कहां से डील करता है ये, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा it deals with the information which is the critical for the success of
any business organization but it solves only structured problems. ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकता. एंड इट प्रोवाइड्स right information in right quality to right person at right time. ये हमें प्रोवाइड करता है MIS. ये तो थी जी हमारे MIS की चीजें. डायग्राम के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो डायग्राम MIS का बनता है, बना लीजिए, मैं बना रही हूं यहाँ पे. तो हमने इनपुट्स दिए. इनपुट्स हमारे प्रोसेसिंग में गए. जी. अब प्रोसेसिंग में क्या हुआ, जो मेरी प्रोसेसिंग में जो मेरी चीजें हुई वो जितनी भी है, यहां से जो इनपुट में ट्रांजैक्शंस थी जो TPS से आई वो यहाँ पे है. ठीक है, तो रिपोर्ट्स भी यहां पे आएंगी. अब आउटपुट में दो चीजें होंगी. आउटपुट में एक तो क्वेरी सिस्टम होगा और एक मैथमेटिकल साइंस होगा. दो सिस्टम होंगे, यानी जहां पे एक तो क्वेरी सिस्टम आएगा आउटपुट में और एक मैथमेटिकल साइंस आएगा. और प्रोसेसिंग के टाइम में जो चीज मैंने आपसे अभी कही थी, वैल्यू एडेड चीजें आएंगी. वैल्यू एडेड सर्विसेज जितनी भी है हमारी वो यहाँ पे ऐड कर दी जाएंगी, वैल्यू एडेड चीजें. ठीक है, तो ये हमारा MIS का डायग्राम है. आउटपुट में मेरी दो चीजें होंगी, ध्यान रखना, एक होगा क्वेरी सिस्टम और एक होगा मैथमेटिकल साइंस. ठीक है जी, ये मेरी डेटाबेस होगा यहाँ पे. चलिए, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है MIS के बाद. MIS के कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं. एंड नेक्स्ट है, अगर हम टर्म्स, अगर आपको एग्जामिनर टर्म्स पूछे कि एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ MIS, तो ध्यान रखना जी, MIS थ्री टर्म्स क्या है MIS की? MIS, ये इसकी थ्री टर्म्स है. M फॉर मैनेजमेंट पहली टर्म, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आप. I फॉर इंफॉर्मेशन, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. एंड S फॉर सिस्टम, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. ये तीन टर्म्स हैं MIS की. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारा जो MIS का अगला पॉइंट है. कंपोनेंट्स में और टर्म्स में यही एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखिएगा जी. कंपोनेंट्स आते हैं, अगर कंपोनेंट्स ऑफ MIS, तो यही तीनों चीजें एक्सप्लेन करनी है टर्म्स में और कंपोनेंट्स में. ठीक है जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारा MIS का कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स. of an effective MIS. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव MIS क्या है? सबसे पहला कि ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड है. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, कि ये
मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। सेकंड है कि ये मैनेजमेंट डायरेक्टेड है। किसको डायरेक्ट, मतलब इसको किसने बनाया है या इसकी डिजाइनिंग किसने की है, इसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, मैनेजमेंट से इन्वॉल्वमेंट है इसकी, मैनेजमेंट डायरेक्टेड है। थर्ड इज ये इंटीग्रेटेड है, सबसे जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है, इसको इंटीग्रेटेड है। फोर्थ इज कॉमन डेटा फ्लो होता है इसमें, जो टीपीएस में है वो यहाँ पे आएगा कॉमन डेटा फ्लो। फिफ्थ इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग एलिमेंट्स हैं इसके साथ में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एलिमेंट्स। कॉमन डेटाबेस, कंप्यूटराइज्ड होता है, अगर कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में आता है तो हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। सब सिस्टम कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, सब सिस्टम की वजह से हमारा सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाती है, सब सिस्टम कॉन्सेप्ट्स है। ये मेरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करते हैं मिसकंसेप्शंस या मिथ्स अबाउट एमआईएस। मिथ्स, मिथ्स मीन समझते हैं ना, गलत फहमी। मिथ्स अबाउट एमआईएस, एमआईएस का सबसे बड़ा मिथ क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटराइज्ड होता है, नहीं ये नहीं है। सबसे पहला मिथ ये है कि एमआईएस इज ओनली कंप्यूटराइज्ड, नहीं जी, ये मैनुअल भी होता है। ठीक है। सेकंड मिथ है कि यहां पर हमारा मोर डेटा मीन्स मोर इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है। अगर ये मिथ्स के बारे में आप लिखना चाहें कि एमआईएस इज ओनली, ये जो मिथ है पहला, इस पे आप इसको करेक्ट करते हुए लिख सकते हैं कि इट इज नॉट ट्रू। एमआईएस, मैं बोल रही हूँ, प्लीज लिख लीजिए इसमें, एमआईएस इज नॉट इज ओनली कंप्यूटराइज, इसका मिथ का आंसर लिख लीजिए कि इट इज नॉट ट्रू। एमआईएस कैन बी मैनुअल ऑल्सो, कंप्यूटर इज अ टूल, नॉट अ कंप्लीट एमआईएस नहीं है। तो इट इज नॉट ट्रू, एमआईएस कैन बी मैनुअल ऑल्सो। सेकेंड मिथ है मोर डेटा मीन्स मोर इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल गलत है कि जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ये नहीं है ऐसा कुछ भी, नॉट ट्रू, बिल्कुल गलत। इट इज नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ डेटा, इट इज द क्वालिटी ऑफ डेटा। ये ध्यान रखना चीज कि अगर हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन हमेशा क्वालिटी वाइज होनी चाहिए, क्वांटिटी वाइज होने से कुछ नहीं होता। जितनी भी ज्यादा हो आपके काम की नहीं है तो हमारे लिए बेकार है। तो सेकेंड मिथ ये है। थर्ड है एक्यूरेसी of reporting accuracy of reporting output is highly inputted। इसमें हम लिखेंगे accuracy is really important but the level of accuracy is mainly depend on the use, यानी जो उसका यूज है उसके हिसाब से उसका लेवल मैटर करता है कि बहुत हाईली इंप्यूटेड है या नहीं है, इसकी कोई जरूरत, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं होता। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं हमारे एमआईएस की प्रीरिक्विजिट्स के बारे में। तो प्रीरिक्विजिट्स ऑफ एमआईएस लिख लीजिए। हमारा नेक्स्ट एमआईएस का कॉन्सेप्ट है
फर्स्ट, सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हमें मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, तो सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड इज क्वालिफाइड स्टाफ हमें चाहिए ही चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ। थर्ड इज अगर हमें इफेक्टिव एमआईएस करना है तो क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। डेटाबेस, हमें प्रॉपर एक्यूरेट डेटाबेस चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हमें 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 प्रॉब्लम हो सकती है एक्यूरेसी में। तो मस्ट बी अ कॉमन डेटाबेस टू अचीव इंटीग्रेशन। अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है और एमआईएस हमें हमारी इंटीग्रेशन होती है तो मुझे डेटाबेस कॉमन चाहिए। फोर्थ इज कंट्रोल, कंप्लीट मेरे जो सिस्टम पे मेरा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिवनेस के लिए मेरा एमएनएस, मुझे एमआईएस चेक करना पड़ सकता है, तो कंट्रोल पूरा होना चाहिए। एंड इवैल्यूएशन ऑफ एमआईएस एट लास्ट, कंप्लीट मुझे इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन ऑफ एमआईएस, रेगुलर इवैल्यूएशन होगा एमआईएस। ये मेरे रिक्वेस्ट है। अब हम बात करते हैं हमारी लिमिटेशंस की बात करें तो डिपेंड करता है लिमिटेशंस किसके अकॉर्डिंग होगी, या एमआईएस में क्या क्या चीजें हमारी जो माइनस हमारी है वो हम उसमें चेकआउट करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो हमारे लिमिटेशंस ऑफ एमआईएस नोट कीजिए, मैं बोल रही हूं लिमिटेशंस, प्लीज नोट डाउन, नोट डाउन limitations of MIS, limitations नोट कीजिए। limitations, quantity of information depends on the quantity of input and processes। ये लिमिटेशन है कि इनपुट और प्रोसेसिंग की क्वांटिटी डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे। सेकंड है हमारा लिमिटेशन, डज नॉट हैव सो मच फ्लेक्सिबिलिटी टू अपडेट इटसेल्फ। थर्ड है इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, यानी ये सिर्फ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के लिए यूजफुल नहीं है। तो यहां इसकी लिमिटेशंस आती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इंटरनल डेटा ओनली, यानी ये सिर्फ हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो इंटरनल डेटा का होता है और उसके अलावा ये हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। तो ये हमारी इसकी लिमिटेशंस हैं। अब हम बात करते हैं ईआरपी की। ईआरपी थर्ड है हमारा ईआरपी। ईआरपी आपने आईपीसीसी में भी ईआरपी पढ़ा है, पढ़ा है कि सबने आईपीसीसी में ईआरपी बिल्कुल पढ़ा होगा। ईआरपी, ईआरपी क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जहां पर हम अपने एंटरप्राइज के रिसोर्सेस को प्लान करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, वी प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अडॉप्टिंग बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करनी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को बेहतर से बेहतर तरीके में यूटिलाइज करवाना होता है ईआरपी। यानी ईआरपी हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, हम कह सकते हैं। तो राइट डाउन द कंटेंट ऑफ ईआरपी, राइट डाउन द कंटेंट ऑफ ईआरपी। सबसे पहले ईआरपी में लिखेंगे हम, लिखिए डेफिनेशन ऑफ ईआरपी। ERP provides an
integrated management of organization. Organization's resources and functions. Wherever these resources are located and functions and functions or activities are conducted. ये हमारा ERP प्रोवाइड करता है। तो हम कहें कि ERP जस्ट एक सॉफ्टवेयर है तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें हैं जो डे टू डे बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं वो भी हमारे होते हैं। तो हम कह सकते हैं ERP इज नॉट ओनली अ सॉफ्टवेयर फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। यानी ERP एक रूटीन टास्क के लिए तो नहीं है, सिर्फ उसी के लिए नहीं है, उसके अलावा भी हमारे जितनी भी जो रिपोर्ट्स तैयार करनी है या फाइनल अब जब रिपोर्ट तैयार होगी तो हमें डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस भी हमारा ERP डेटाबेस भी मेंटेन करता है। बहुत सारी चीजें हैं हमारी ERP के अंदर। तो ERP जस्ट नॉट, अगर मैं ERP को डिफरेंशिएट करूं या उसको तोड़ूं तो ERP क्या है? सॉफ्टवेयर है प्लस हार्डवेयर है और ERP के अंदर क्या है? सॉल्यूशंस हैं, वो भी हमें रखने पड़ते हैं डेटाबेस फॉर्मेट में। सॉल्यूशंस फॉर डे टू डे बिजनेस प्रॉब्लम्स। यानी यहाँ पे बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस भी सेव करके रखता है। बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। ये हमारा कंप्लीट ERP के अंदर ये चीजें होती हैं। तो इट इज जस्ट नॉट ओनली अ सॉफ्टवेयर, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ERP के अंदर होती हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा ERP से रिलेटेड होगा। नोट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। ERP uses the latest technology to provide ERP uses the latest technology to provide most efficient operation management।
ठीक है जी, ये हमारे ईआरपी की नेक्स्ट हमारा कंटेंट है। इसके बाद हम ईआरपी में नेक्स्ट हमारा होगा ईआरपी का कंटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआरपी सिस्टम। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआरपी सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआरपी सिस्टम। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, नोट कीजिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये फ्लेक्सिबल है। पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि ये फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को कवर करता है, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को कवर करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करता है। तो ब्रॉड विजन है इसका, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। सेकंड है मॉड्यूल ओपन है। मॉड्यूल्स एंड ओपन सिस्टम है। ये ओपन सिस्टम इन द सेंस ऑफ हम चेंज कर सकते हैं इजीली, जब हमें जरूरत हो हम कोई भी मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। मॉड्यूल एंड ओपन चेंजेस है हमारे इसमें। थर्ड है जो हमें चाहिए हमें ऐड करना है वो भी इजी है, रिमूव करना है वो भी इजी है। ठीक है, ये हमारे मॉड्यूल चेंजेस कहलाते हैं। थर्ड है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि करना होता है तो कॉमन डेटा हमारा जो इंटीग्रेट होता है ऑटोमेटिकली डेटा एक्सचेंज हो जाता है अमंग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो वहां पे हमारा एक सिंगल ग्रुप काम करता है, जो हम सिंगल ग्रुप को हम सारे डेटा से कनेक्ट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। फोर्थ है हमारे बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस में मैं आपको पहले यहाँ पे अभी बताया लास्ट में मैंने कि बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस में हम प्रोवाइड करते हैं जो बेस्ट मैनर होता है और जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो। ठीक है जी, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ईआरपी के। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। लिख लीजिए बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी, सबसे पहला बेनिफिट है बेटर यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल से बड़ा बेनिफिट है कि बेहतर से बेहतर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का यूज होता है और इसकी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमारी लोअर हो जाती है। तो इट रिजल्ट्स इनटू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसके बाद हमारा है हमें इनहैंस कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इनहैंस करने में मदद करता है। तो इनहैंस in customer satisfaction। प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग।
ये हमारे इसके बेनिफिट्स है, 4 बेनिफिट्स है हमारे ईआरपी की। ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीट होता है। हमारा जो फर्स्ट हमने कॉन्सेप्ट बनाया था ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम।